तो मैंने आपसे कहा कि इन आर nomenclature we have three systems. Trivial, ये है वो नाम जो बहुत सिंपल है और ये मशहूर है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये सबके सब रट्टा है। रट्टा इस सेंस में है कि ये नाम उन कंपाउंड्स को हमने मुख्तलिफ हिस्टोरिकल रीजंस की बुनियाद पर दिए। ज़्यादातर नाम इस बुनियाद पर दिए गए कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड किस लिविंग थिंग में से हासिल हुआ है, और कहीं कहीं इस तरह भी दिए हैं कि वो किसने डिस्कवर किया, उस साइंसदान ने अपने नाम पर रख दिया। तो ये बहरहाल याद रख, इनके नाम को हम जितने भी हैं रट्टा लगाते हैं तो अच्छे खासे। हमारे सिलेबस में जो नाम इस्तेमाल हुए होंगे, हमें जाहिर सी बात है उन्हीं की टेंशन होनी चाहिए। तो एक करीब करीब 12 या 15 नाम होंगे। उसका मतलब है 12-15 नाम, और वो भी ऐसे नाम होंगे जिनमें से कुछ को या ज्यादातर को तो आप वैसे भी जानते होंगे बगैर ऑर्गेनिक पढ़े, यानी मशहूर वाले नाम है तभी तो उनको याद रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज को कौन नहीं जानता भाई? तो अब ग्लूकोज का तो फॉर्मूला भी आप सबको पता होगा, C6H12O6। तो अब इस तरह के मशहूर कंपाउंड्स का ट्राइवियल नेम ही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आज तक, और आपको भी वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन नामों का एडवांटेज यही था कि भाई ये याद करने पड़ रहे थे, तो क्यों आपने इन्हें डिस्कार्ड नहीं कर दिया? होता है ना, बच्चा कहे सर जब ये आपके पास इतना अच्छा सिस्टम आ गया, आप बताए भी रहे हैं कि आ गया, तो फिर इसको हटाएं, खत्म करें। तो बात ये है कि ये नाम चूंकि बहुत ज्यादा मशहूर, सिंपल हैं और किताबों में लिखे हुए हैं, तो अब ऐसा नहीं होता है कि पुराने नाम हम डिस्कार्ड कर दें। ये ठीक है कि हम इनका इस्तेमाल कम कर देते हैं, लेकिन एक स्टेज पर आकर उन लोगों को जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें कम से कम ये नाम जरूर पता हो कि कहीं रेफरेंस में आ गया। अब कोई किताब आप पढ़ें जो जरा पुरानी छपी हुई है, उसमें ये पूरा ट्राइबल नेम आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा किस कंपाउंड की बात हो रही है, तो आपकी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? तो आम लोगों को बेशक ना पता हो, जैसे ओ लेवल्स वालों के यहाँ स्ट्रेटजी ये है कि वो अपने बच्चों को जो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं उसमें वो सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम यूज करते हैं। जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो ये ट्राइबल नेम इस्तेमाल ही नहीं करते। उनका कहना ये है कि इन बच्चों को सिर्फ यही नाम बता दें काफी होगा। हाँ, जब वो आगे बढ़ते हैं, ए लेवल में आते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनको वो वाले नाम भी बताते हैं। तो भाई चलें, अब आप थोड़े से मेच्योर हो गए हैं तो इसलिए आपको ये नाम भी आने चाहिए। तो 12 ट्राइबल सिस्टम हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन आया, तादाद बढ़ने लगी, हमें पता लगा इन कंपाउंड्स में कार्बन लाजमन होता है, तो हमने एक सिस्टमैटिक सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हमने नामों को ट्रिकी रखा, ऐसे नाम रखे जिनके नामों में ऐसे इशारे थे कि उन इशारों से आपको ये पता चल जाए कि ये कंपाउंड कौन है, इसका फॉर्मूला भी, इसका स्ट्रक्चर भी। ये था असल काम, बड़ा मेहनत वाला काम किया। लेकिन अनफॉर्चुन बात ये हो गई कि ये काम शुरू हो गया था तकरीबन आज से 100 साल पहले। अगर मुझे सही डेट याद है तो कोई 1913 के करीब जेनेवा में कन्वेंशन हुआ था, उसको कहते ही जेनेवा रूल्स हैं। उसमें रूल्स बनाए गए थे और नाम बनाए गए थे। उस जमाने में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि हमारे पास ऑर्गेनिक की सही नॉलेज अभी आई नहीं थी, हमें समझ ही नहीं आई थी कैटिनेशन क्या भला होती है और किस किस कॉम्बिनेशन से एक ही फॉर्मूला रखने वाले इतने सारे कंपाउंड बन सकते हैं। इसलिए जो रूल्स बनाए गए थे कॉमन सिस्टम के, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को तो एक्सप्लेन करने में बिल्कुल जबरदस्त रहे, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद जरा ज्यादा हुई, वहां आके थोड़े से ये गड़बड़ा गए। तो जब हमें एहसास हुआ कि कॉमन सिस्टम के रूल से सारे नाम नहीं हम दे पा रहे, इसमें कुछ कमजोरियां आ रही हैं, तो हमने परफेक्ट सिस्टम बनाया, मेहनत की थोड़ी, और फिर हमने पहली दफा कोई आज से मुझे अगर सही याद है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इन्होंने काम शुरू किया था, और 1979 में बेसिकली बेहतरीन किस्म का इन्होंने अपना सिस्टम बनाकर हमारे सामने पेश किया। और ये कौन थे? ये थे IUPAC सिस्टम। ये IUPAC क्या है? इट्स एन एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज फॉर IUPAC।
इस ऑर्गेनाइजेशन ने समझो बेहतरीन काम किया है, और जब उन्हें अंदाजा हो गया कि कैटिनेशन की वजह से किस किस अंदाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, इन्होंने ऐसा फ्लॉलेस और बेहतरीन सिस्टम बनाया है कि आज आप ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद 50 करोड़ है, तो तमाम 50 करोड़ कंपाउंड्स के अलग अलग नाम हैं। और आप में से जिसको ये रूल्स आते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मुझे आते हैं, मेरे सामने आप ये नाम लिखेंगे, मैं आपको बता दूंगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। 50 करोड़ के 50 करोड़ स्ट्रक्चर बना देंगे, मैं आपको बता दूंगा इसका नाम क्या है। तो यही आपको जो कुछ हम सिखाएंगे, जाहिर सी बात है वो पूरा ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर तो नहीं होगा, लेकिन जितना होगा आप उतने में आप भी यही काम कर लेंगे। तो ये इतना अच्छा सिस्टम है कि इसमें एक बात बस याद रखिएगा, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अलग नाम होगा। एक नाम के दो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकेंगे, ये इतना अच्छा सिस्टम है। 50 करोड़ तो क्या, अगर अगर फर्ज करने कंपाउंड्स की तादाद वही है जो मैंने आपको बताया था, गिन ही नहीं सकते आप इनफाइनाइट, तो सबके लिए है ये बात। एक नाम के दो कंपाउंड नहीं हो सकते। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि एक ही कंपाउंड के कई नाम हो। यानी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का सिस्टम इतना जबरदस्त है कि आप एक ही कंपाउंड को दो तीन नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक नाम के दो कंपाउंड नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने नाम लिया ये नाम, तो आप कहें यार पता नहीं आप इसकी बात कर रहे हैं उसकी, तो दोनों का नाम है। नहीं नहीं, एक वन नेम वन कंपाउंड। हाँ, वन कंपाउंड कैन हैव मेनी नेम्स, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कंपाउंड का एक नाम से एक ही कंपाउंड की तरफ इशारा जाएगा, एक से ज्यादा कंपाउंड की तरफ इशारा नहीं जाएगा। और ये सिस्टम हम सीखेंगे और यही हमें करना है। हमारा असल काम ये है, जिस पे टाइम लगाएंगे, जिसके सबसे ज्यादा अहमियत है और जिसको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है, लेकिन हमें ट्राइबल सिस्टम के उतने नाम जरूर आने चाहिए जितने किताब में है। मैंने कहा वो 12-15 है, उसके लिए हमें कोई अलग से खुसूसी मेहरबानी नहीं करनी कि आए आपको ये नाम लिख दें और आप हिल के रट्टे लगाए। नो, ये हमारे सिलेबस में आएंगे, जब हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे ये आते जाएंगे दो दो एक एक करके, और हमें खुद ब खुद याद होते जाएंगे, इसलिए हमें फील भी नहीं होगा ज़्यादा। कॉमन सिस्टम को अलबत्ता हम थोड़ी सी जहाँ जहाँ जिस जिस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, वहाँ उस टॉपिक को पढ़ते वक्त हम कॉमन सिस्टम के बारे में बताएंगे कि सिर्फ इसकी हमें थोड़ी बहुत नो हाउ की ज़रूरत इसलिए है कि ये लिमिटेड एक्सटेंट पर अप्लाई होगा। ये कॉमन नेमिंग की सबसे बड़ी खराबी यही थी कि ये हर जगह पे थोड़े से कंपाउंड्स इसके ज़रिए नाम दिए जा सकते हैं, सब नहीं दिए जा सकते। जो जितने थोड़े से दिए जा सकते हैं बस उतने का हमें पता हो। तो ये भी हम थ्योरी के दौरान पढ़ेंगे, इसका मतलब पढ़ेंगे सही, लेकिन फ़िलहाल इन दोनों की टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी फ़ोकस, हमारी सारी बातें इस वक़्त आईयूपीएसी पर हैं और उसी को शुरू कर रहे हैं। तो वंस वी ग्रिप दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ नेमिंग, हमारे लिए ऑर्गेनिक के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो आइए बात शुरू करते हैं। एन आईयूपीएसी नेम, ये केमिस्ट्री नहीं है। अब मतलब ये ठीक है कि हम इसमें केमिस्ट्री की भी बातें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जहन में रहे कि इसमें हमने प्योरली प्योरली ये थिंकिंग इस्तेमाल की है कि ट्रिक्स लगाइए और ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कीजिए जो नंबर वन, एक कंपाउंड के लिए एक नाम रखे, एक नाम से एक ही कंपाउंड बने, नंबर वन, और ये नाम हत्तुल इम्कान सिंपल होना चाहिए। ठीक है ना, जितना सिंपल हो सकता है। तो इशारे, छोटे छोटे से इशारे यूज करें तो बड़ा अच्छा हिसाब किताब बनेगा। तो एक आईयूपीएसी नेम बुनियादी तौर पर आपको एक कंपाउंड के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो अब इस नेम को सिंपल, बहुत ही सिंपल अंदाज से अगर बात शुरू करूं, तो इसको, इसके नाम को, आईयूपीएसी नेम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा नाम का कहलाता है प्रीफिक्स, और दूसरा हिस्सा नाम का कहलाता है सफिक्स। तो पहला हिस्सा है प्रीफिक्स और दूसरा हिस्सा है सब। ये नाम तो वो तो उसी तरह रख दिया ना, इंग्लिश में भी हम साप के लहाई के जो हम इस्तेमाल करते हैं कि नाम इनिशियल और फाइनल के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वही है। प्रीफिक्स का काम क्या है, यानी
हर ऑर्गेनिक नेम का जो शुरू का हिस्सा है उसका काम है कि वो आपको ये बताएगा कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए, जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आपको ये तो पता चल गया या ये तो आपको अंदाजा है कि अगर ये ऑर्गेनिक है तो इसमें कार्बन तो लाजमन होंगे। इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है ना, अब ये बात शुरू से कह चुका, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम लाजमन होगा। तो अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि इसमें कार्बन है, आपका क्वेश्चन होगा कितने हैं, क्योंकि कैटिनेशन की वजह से आपने देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 ये सब मिलकर मुख्तलिफ अंदाज से कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए अपने कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिक, वो ये है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है। तो नाम का पहला हिस्सा, उसका प्रीफिक्स, हमें किसी ऐसे लफ्ज से शुरू होगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं। अच्छा भाई, वो कौन सा लफ्ज होगा? तो हमने प्रीफिक्सेस की एक लिस्ट बनाई है, कोड्स हैं समझ लीजिए, हर एक से मुराद है इतना नंबर। मिसाल के तौर पर अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मीथ से शुरू हो तो इसका मतलब होगा उसमें एक कार्बन है। मीथेन याद आ रहा है ना, मीथेन में एक कार्बन होता है, तो ये मीथेन ऐसे ही नहीं नाम पड़ गया, मीथ का मतलब है एक कार्बन। तो अब जिस नाम में मीथ आएगा उसमें कम से कम ये बात तय हो गई कि एक कार्बन। अब मीथ के बाद जो बाकी आगे मैं लिखूंगा, जो भी लिखूंगा, उससे मुझे बाकी बातें पता चलेंगी, लेकिन ये पता लग गया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है। अच्छा भाई, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक नहीं दो कार्बन है तो फिर हम उसके नाम के शुरू में लिखेंगे ईथ। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन कार्बन है तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रॉप। लेकिन अब हर एक के लिए निशानियां बन रही हैं, मीथ 1 कार्बन, ईथ 2 कार्बन, प्रॉप 3 कार्बन, ब्यूट, बट नहीं पढ़िएगा, ब्यूट, इट इज फॉर 4 कार्बन, पेंट, पेंटा से तो निकला है तो वैसे भी फेमिलियर है, 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, ऑक्ट 8 कार्बन, नॉन 9 कार्बन और डेक 10 कार्बन। तो अब ये बात यहाँ रुकी नहीं है, मैंने तो आपसे कहा ना ये तो गिनती है, जाहिर सी बात है हमारे पास तो ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें आपसे कह दिया लाखों तक कार्बन है, तो ये हमारे पास पूरी गिनती है। सूरत में नाम देते वक्त हमारा प्रीफिक्स जो है ऐसा नंबर होगा जो आपको बताएगा कि इसमें कितने कार्बन है। तो 10 तक हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि जो हिस्सा आपके सिलेबस या आपके लेवल से मैच करता है उसमें आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है, इट्स अ ह्यूज वर्क। और ये सारे का सारा तो नहीं आपको पहले ही साल और पहली दफा ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और हम सब आपके मुंह में ठूस दें, ऐसे तो नहीं है ना। तो हमने ऑर्गेनिक के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आपके सामने रखा है, यूँ समझ लें। अगर मुझसे पूछें, मुझे तो अंदाजा है कि असल में ये कितना डिटेल्ड है, तो आप समझिए आप इसकी सिर्फ एबीसी ही पढ़ पाएंगे अभी। हम बहुत ही सिंपल वाला नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ये और बात है कि जब आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा ये पता नहीं क्या पढ़ा दिया इतना ज़्यादा और ये वो, लेकिन वो असल में इतना मामूली होगा। तो अब उसमें आपको सिर्फ 10 तक की ज़रूरत है, इससे आगे भी ऐसी किसी को शौक हो रहा हो तो 11 को हम अनडेक कहते हैं, 12 को डोडेक कहते हैं, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, ऐसे हेप्टाडेक बना देते हैं। तो है नंबर सबके हमारे पास, लेकिन हमें इससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सिलेबस में ऐसे कंपाउंड नहीं आएंगे जिसमें हमें 10 से ज्यादा के प्रीफिक्स की जरूरत पड़े। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें बात बढ़ा देते हैं कि अगर फर्ज कर लीजिए मेरे ये जो मैंने आपको बताया तो नंबर फिक्स हो गया ना कि इसमें 5 कार्बन है तो मैंने पेंट कह दिया, इसमें 8 है तो मैंने ऑक्ट कह दिया। अगर फर्ज कर लीजिए मैं नाम दे रहा हूं किसी कंपाउंड को नहीं बल्कि कंपाउंड्स के एक ग्रुप को,
अब किसी कंपाउंड के ग्रुप को नाम दे रहे हैं तो उसमें कार्बन एटम्स की तादाद कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, यानी अनसर्टेन होगी। तो हम ऐसी सूरत में कहते हैं कि उसमें एन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, अनडिफाइन है, तो उस सूरत में नाम शुरू होगा ALK। तो अगर किसी भी नाम के शुरू में ALK लगा हुआ हो तो आपके लिए ये बात निशानी बन जाएगी कि ये किसी कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड्स के ग्रुप का नाम है, जिसमें कार्बन एटम्स की कोई भी तादाद हो सकती है। चूंकि फिक्स नहीं है तादाद, इसलिए हमने इसे ALK कह दिया है। ठीक है, तो अब ये 11 आपके लिए प्रीफिक्सेस हो गए, आपके लिए काम बन गया कि ये याद हो जाए। फिर वही बात है, कच्चा जहन, बैठे मैं हिल हिल के याद करना शुरू कर दूं। हैंडसम बात, ज़रूरत ही नहीं याद करने की, इसलिए कि आपके तसव्वुर में नहीं है कि अब मैं इसको कितना इस्तेमाल करवाऊँगा। तो वही बात है कि शुरू में देख-देख कर आप करेंगे और उसके बाद जब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना इस्तेमाल हुआ है, तो आप अपना नाम भूल जाएँगे, लेकिन ये नहीं भूलेंगे, फ़िक्र नहीं करें। तो ठीक है, हम चाहें कि हम शुरू में भी ना देखें, तो हम याद कर लें, अच्छी बात है, वरना ये खुद ही याद होंगे। और इसमें अगर आप नोट करें तो पहले 4 नाम असल में याद रखने वाले हैं, मीट, ईथ, प्रॉप, ब्यूट। उसके बाद तो ये वैसे नाम हैं जो हम ऑलरेडी मैट्रिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। पेंटा का मतलब 5 ही होता है, हेक्सा का 6 होता है, हेप्टा का 7, ऑक्टा का 8, तो ये वही वाले नाम आ जाते हैं 12। ये हो गई एक बात। इस तरह आप यूँ समझ सकते हैं कि आपने आधा काम कर दिया। भई आपने ये बता दिया कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का प्रीफिक्स क्या है, और ये बता दी इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर। अब बाकी हाफ पार्ट जिसका नाम है सफिक्स, उसका क्या काम है? ऑल अदर इंफॉर्मेशन। अब एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर या उसके बारे में जानने के लिए आपको और मजीद किस चीज की जरूरत पड़ेगी अलोंग विद दी प्रीफिक्स? इस बात की पड़ेगी ना, मैंने आपको बता दिया आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 कार्बन है। तो अब आप अगली बात क्या पूछेंगे कि सर उन 6 कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी तो जुड़ा हुआ होगा, कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड में तो कम से कम 2 एलिमेंट होते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि ये 6 कार्बन के साथ दूसरा कौन सा एलिमेंट अटैच है, या कौन कौन से एलिमेंट अटैच है। सो इट मीन्स सफिक्स का पहला काम ये बताना होगा कि कार्बन के साथ जो दूसरे एलिमेंट हैं या एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। नेचर ऑफ अदर एलिमेंट्स, ये सफिक्स का पहला काम है। और फिर दूसरा काम ये बताना है कि वो एलिमेंट और कार्बन जो एक दूसरे से जुड़े हैं तो उन्होंने किस तरह की बॉन्डिंग की है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। सो द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये 2 बड़े काम हैं। एलिमेंट्स के बारे में बताना, कौन सा एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसकी बॉन्डिंग के बारे में बताना, ये सफिक्स का काम है। तो अब जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने यहाँ 10 प्रीफिक्स की लिस्ट बनाई कि अगर 1 कार्बन हो तो ये प्रीफिक्स, 2 हो तो ये प्रीफिक्स, 3 हो तो ये प्रीफिक्स, 4 हो तो ये प्रीफिक्स, इसी तरह सफिक्स की भी एक लिस्ट बननी चाहिए कि ये वाला एलिमेंट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो तो इसके लिए ये सफिक्स यूज करें, ये एलिमेंट हो तो ये सफिक्स यूज करें, ये बॉन्ड हो तो ये सफिक्स यूज करें, ये बॉन्ड हो तो ये सफिक्स, ऐसी लिस्ट बननी चाहिए। अच्छा, ये बहरहाल हम एक साथ थ्रो नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से अब हम वन बाय वन चलेंगे, केस टू केस आपको एक एक सफिक्स इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस कराते जाएंगे, फिर अगला सफिक्स, फिर उसकी प्रैक्टिस, इस तरह करेंगे, इकट्ठा कंफ्यूज नहीं कर देंगे। तो वन बाय वन। तो अब सबसे पहले हम कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को देखना चाहेंगे, जिसके लिए एक खास सफिक्स हम ऐड करेंगे और वो और IUPAC नेम बनाएंगे। तो वो कौन सा ग्रुप होगा, जैसा शुरू में भी कैटिनेशन समझाते वक्त भी कहा, उसी बात से आगे चलेंगे। सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान और फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स, जिनके लिए आपने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। These are the organic compounds which are only composed of carbon and hydrogen। और अब हम उनके नॉमेनक्लेचर पर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है,
तो अब ये बात तो तय हो गई कि जो एलिमेंट मौजूद है कार्बन के साथ वो सिर्फ हाइड्रोजन होगा। तो इस वक्त हम सिर्फ उन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पर बात करेंगे जिसमें कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हेलोजन इनकी बात नहीं हो रही है। तो हम स्ट्रिक्टली अभी सिर्फ उन्हीं कंपाउंड के नाम लेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अब ये तय हो गया कि नेचर ऑफ द अदर एलिमेंट वो हाइड्रोजन है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो अब आप देखिए मेरी समझदारी और चालाकियां। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अगर हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में मौजूद है तो वो सिवाय सिंगल बॉन्ड के और कुछ नहीं बना सकता। क्योंकि उसके वैलेंसी 1 है, इसका मतलब है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसलिए अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये बात खुद ब खुद कवर हो गई कि उसने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। वो इसके अलावा तो कुछ बना ही नहीं सकता है ना। तो फिर बताने की क्या जरूरत है, सिर्फ ये बता देना काफी है कि हाइड्रोजन है। ये अंडरस्टूड है कि अगर वो है तो उसने सिंगल बॉन्ड ही बनाया होगा। ठीक है, तो फिर नेचर ऑफ बॉन्डिंग किसकी बतानी हुई, हमने कहा कार्बन की। कार्बन की कार्बन के साथ ही, जब भी थोड़ी देर पहले हमने कैटिनेशन की एग्जांपल करते वक्त आपको बताया था कि हमने सिर्फ वो एग्जांपल की जिसमें कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन मैंने कहा कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी। तो इस लिहाज से हमने कहा तमाम हाइड्रोकार्बन्स को हम 3 बड़ी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वैसे भी उनकी थ्योरी पढ़ने के लिए भी और नॉमेनक्लेचर के लिए भी। और उन 3 क्लासेस की बुनियाद क्या होती है, वो सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन ने कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया हो, वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हो, और वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड। तीनों के लिए हम अलग अलग सफिक्स बना देंगे। अच्छा, हाइड्रोजन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, हम इसके लिए कोई सफिक्स नहीं बनाते। हमने कहा ये बात बड़ी अच्छी सी है। देखें, थोड़ी समझदारी अगर आपको आ जाए ये बात समझ में, कि कंप्यूटर में जब हम कोई एंट्री करते हैं ना, तो समझदारी ये कहलाती है कि आप मिनिमम इनपुट दें। डेटा एंट्री जितनी कम होगी उतना ज्यादा आपको सहूलत होगी। तो हम उसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं जिससे अननेसेसरी डेटा से बच सके। मिसाल के तौर पर सेंटर वालों ने इरादा किया कि अब जब सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन ही रखना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो डिजिटल अटेंडेंस रजिस्टर बनवा देते हैं जिसमें हम कंप्यूटराइज अटेंडेंस मार्क करेंगे। अच्छा भाई, मेरे जैसा जाहिल आदमी जिसको कंप्यूटर नहीं आता, उसने समझा ये कि कंप्यूटर खोल के बैठूंगा तो अटेंडेंस रजिस्टर की तरह एक्सेल पे शीट बन जाएगी, एक कोने पे बच्चों के नाम लिखे होंगे और बाकी सारे कॉलम में डेट्स लिखी होंगी। मैं डेट डाल लिखूंगा, आज 7 अगस्त को ये बच्चा आया, प्रेजेंट पी बना दिया। ये बच्चा एब्सेंट था, उसके नाम के आगे ए टाइप कर दिया, फिर ये प्रेजेंट था, पी टाइप कर दिया। मुझे लगा ऐसे होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे अगर करना है तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो इससे अच्छा तो कागज पे ही लिख ले पी ए पी ए पी ए। तो हमने कहा फिर इसका क्या ऑल्टरनेटिव, उनका नहीं, इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब वो प्रोग्राम क्या है, अंडर दी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आप लोग भी सेंटर में पढ़ा करते थे, माशाल्लाह से हमारे यहाँ सेंटर में क्लास में ज्यादातर बच्चे प्रेजेंट होते हैं, अनटिल अनलेस आज जैसा दिन हो जाए जिस दिन एक सीरियस इशू शहर में बहरहाल रेन की वजह से आया हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी अच्छी खासी तादाद एब्सेंट हो गई। तो एक्सक्लूडिंग सच स्पेशल डेज, नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा, मैं तो माशाल्लाह सेंटर में मुझे 23 साल हो रहे हैं तो मुझे अंदाजा है, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे एब्सेंट, 4 एब्सेंट, 5 एब्सेंट, ये सिंगल फिगर में एब्सेंट होते हैं बच्चे। और अगर किसी से 10 एब्सेंट हो जाए किसी क्लास में, तो हम वाकईतन हकीकत है सेंटर में हमारी हलचल मच जाती है। जिस बंदे की जिम्मे होता है ना अटेंडेंस को मेंटेन करना, वो हलचल मच जाता है। आज इस सेकंड अल्लामा में 11 बच्चे एब्सेंट कैसे हो गए। तो भाई 80 बच्चे में से 11 एब्सेंट हो जाना कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं, लेकिन हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं। और उसी दिन सबसे ज्यादा कमबख्ती मचती है, जो अगर कभी ऐसा होता है ना, फोन आ जाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आया था, या इंस्पेक्शन हो जाती है थोड़ी सी, वो ऐसी दो चार तो हम इतना लिफ्ट भी नहीं कराते। अब आप देखिए कंप्यूटराइज का तकाजा क्या होगा, जब आपको पता चल गया कि ज्यादातर बच्चे आपके प्रेजेंट होते हैं, तो आप एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करेंगे अपने उस डिजिटल अटेंडेंस रजिस्टर में, जिसके मुताबिक आप क्या लिखेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट
इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आप 7 अगस्त की अटेंडेंस ओपन करेंगे, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर सबको प्रेजेंट कर देगा। और अब आप क्या करेंगे, सिर्फ उन बच्चों के नाम को खोलेंगे जो एब्सेंट थे, 11 बच्चे थे, 8 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, उनके आगे एब्सेंट लगा दें। तो अगर क्लास में 90 बच्चे हैं तो मुझे सिर्फ उन 11, 8 या 7 बच्चों के नामों के आगे ए लगाना पड़ा जो एब्सेंट थे, बाकी सारे बच्चे प्रेजेंट थे, कंप्यूटर ने खुद ही प्रेजेंट लगा दिया। और फर्ज कर लें किसी दिन सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं उस दिन की अटेंडेंस ऑन करूंगा तो कंप्यूटर सबको वैसे ही प्रेजेंट लगा दे। कितनी कितनी आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं हर एक को पी 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 लगाऊं, फिर एक ए, फिर 10 दफा पी, फिर एक ए, फिर ये 10 बच्चे प्रेजेंट, फिर एक एब्सेंट, इतना टाइम लगा। इससे अच्छा उन्होंने कहा जी समझो सारे प्रेजेंट हैं और आप जो नहीं है बस उसके नाम के आगे ये लगा दो, बाकी के तो लगा ही रहेगा। हमने यहाँ भी यही किया। हमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा तो हमें एहसास हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ मोस्टली ज्यादातर हाइड्रोजन अटैच होता है। तो हमने इसे फिक्स कर दिया। हमने कहा एक अजम्पशन बना लीजिए, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आपको बताएं और जैसे ही हम आपको ये बताएं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 कार्बन है, हमने उसके नाम के शुरू में लिख दिया हेक्स। तो अब आप अपने तौर पर ये अज्यूम कर लीजिए कि उन 6 कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, जी हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ही लगा हुआ है अच्छी बात है, अगर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है तब हम अपने नाम के अंदर कोई ना कोई ऐसा इशारा डालेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं भाई यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, फला एलिमेंट था। इसका मतलब है अगर अदर देन हाइड्रोजन कोई एलिमेंट कार्बन के साथ अटैच हुआ तो हम उसके बारे में बताएंगे, और अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद से समझ जाइए वहां हाइड्रोजन है। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो मुझे अगर अगर मैं आपको ना बताऊं कि उस 4 वैलेंसी में कौन सा एटम लगा हुआ है तो आप समझ जाइए वो हाइड्रोजन है। खाली तो नहीं हो सकती ना कोई जगह, कंपाउंड में कोई वैलेंसी खाली नहीं हो सकती। तो जिस जगह के बारे में हम बताएं ना, इसका मतलब है वहां हाइड्रोजन है, और जिसमें हाइड्रोजन की जगह कोई और चीज लगी हुई हम बता देंगे। ये वही वाली बात है, अगर हम ना बताएं तो समझ जाइए बच्चा प्रेजेंट है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हम खुद इसके आगे एब्सेंट लगा देंगे। तो सिर्फ एब्सेंटीज को हम नोटिस करेंगे, जो प्रेजेंट है उन्हें नोटिस ही नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। तो इसलिए ये तय हो गया कि कम से कम ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे कंपाउंड में हाइड्रोजन है। मैं बताऊंगा मेरे कंपाउंड में कितने कार्बन है, और ये बताऊंगा कि वो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने जो प्रीफिक्स सोचा है वो है ANE। अगर कंपाउंड के नाम के आखिर में ANE आ रहा है तो आप समझ जाइए कि उस कंपाउंड के तमाम कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर उनके नाम के आखिर में ENE आ रहा है तो ENE इज फॉर डबल बॉन्ड, और अगर YNE आ रहा है तो YNE इज फॉर ट्रिपल। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप जिनमें कार्बन और कार्बन आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उनका पूरा नाम क्या हो जाना चाहिए, मैंने आपको अभी अभी बताया। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू शुड यूज द प्रीफिक्स ALK। तो इसका मतलब है जब आप हाइड्रोकार्बन्स के उस ग्रुप की बात करेंगे जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो आप उस नाम के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे ALK और सफिक्स यूज करेंगे ANE, और ये बन गया नाम अल्कीन। अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स में उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो उसकी डेफिनेशन है क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच सिंगल बॉन्ड is present between carbon atoms। दुनिया में ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो उन्हें कहते हैं अल्केन। पूरे ग्रुप को कहेंगे अल्केन। और अब अल्केन में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं उन सब के अलग अलग नाम क्या होंगे ये तो हम सीखेंगे। तो फिर आपको खुद अंदाजा हो गया कि यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा अल्कीन, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसके लिए लफ्ज है अल्कीन। अच्छा, इसमें शर्त ये है, अल्केन में तो आप कहते हैं जितने भी कार्बन हैं सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अल्कीन में अलबत्ता आप ये कहते हैं जितने भी कार्बन हैं अगर उनमें कम से कम एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये अल्कीन हो गए। तो एक आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए वो अल्कीन हो गए। तो यहाँ डेफिनेशन में आप ये लिखें कि क्लास
of hydrocarbons in which at least one double bond is present between carbon atoms। और फिर अब मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है, तीसरा खुद ब खुद समझ में आ गया, ये होना चाहिए अल्काइन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। और हम इसकी डेफिनेशन में भी ये लिखेंगे कि क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which at least one triple bond is present between carbon। तो कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्कीन, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अल्काइन, ये है साहब। तो अब ये तीन बेसिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशंस हमने बताई हैं। ये तीनों हमारे अलग अलग टॉपिक होंगे, बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर से बात आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो हम ये साथ साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बताते जा रहे हैं ताकि फेमिलियरिटी लेवल बढ़े, लेकिन असल काम अभी ये है कि हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टैब्लिश करेंगे जो हाइड्रोकार्बन है और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये दो शर्तें जिन्होंने पूरी की वो कहलाते हैं अल्केन, और उनके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक, यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, आपसे बात करते हैं अब कल पॉजिटिवली। ये हमने थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया उर्दू की जगह पर। थैंक यू वेरी मच।